जनकवि स्टडी हब में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच में सुनील सेमवाल। पिछले वीडियो में हमने भारत में जो गरीबी के अनुमान थे, जो समितियां बनी थी, उन समितियों पे हमने चर्चा करी। जितने भी, चाहे आज़ादी से पूर्व हो चाहे आज़ादी के बाद हो, हमने जितनी भी समितियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन करा। उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमने एनएसएसओ की बात करी। 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुई थी। एनएसएसओ आंकड़े देश के विभिन्न हिस्सों से आंकड़े इकट्ठा करता है और हमारे नीति आयोग को दे देता है। नीति आयोग क्या करता है? गरीबी के अनुमान जारी करता है। उसके बाद हमने स्वतंत्रता पूर्व की बात करी थी, दादा भाई नेहरू जी की बात करी थी। दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम गरीबी के अनुमान भारत में लगाए थे। उसके बाद हमने बात करी थी बम्बई प्लान की, 1938 नियोजन समिति की हमने बात करी थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हमने 1962 में जो योजना आयोग ने सर्वप्रथम आंकड़े दिए थे उसकी हमने बात करी। उसके बाद हमने सर्वप्रथम जो व्यवस्थित गणना थी, व्यवस्थित गणना दांडेकर और रथ समिति की हमने बात करी, जिन्होंने सर्वप्रथम कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे सामने रखा था। 2250 कैलोरी क्या है, अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमने फिर योजना आयोग ने एक नई समिति के गठन करा था 1977 में, और 1979 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, वाई के अलग समिति। तो इस समिति के अनुसार सबको पता है 2400 कैलोरी ग्रामीण में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करे तो गरीब नहीं। उसके बाद हमने प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला समिति की बात करी। इन्होंने सीपीआई कॉन्सेप्ट को लाया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की इन्होंने बात करी। इन्होंने दो वर्गों में बांटा, एक इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया और एक हमारा एग्रीकल्चर वर्कर हो गया। इस पे इन्होंने बात करी और इसमें इन्होंने जो गरीबी निकाली थी 49 रुपए और 56 रुपए शहर में और 49 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में। इसके बाद जब लक्कड़वाला समिति की बात होगी, फिर हमने सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करी थी। सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या है, भारत में जो गरीबी के अनुमान लगाए थे उसके हिसाब से उन्होंने क्या है, 6 बुनियादी वस्तुएं एमआरपी को मानक मानकर 6 बुनियादी वस्तुओं को मानक माना, और भारत में गरीबी का जो परसेंटेज निकला था वो 37.2%। जो भारत में गरीबी का अनुमान था वो इन्होंने लिखा है। इससे क्या है, सरकार सत्ते में आ गई कि 37% लोग गरीब है तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति जो आज छूट गई थी उसकी हम आज बात करेंगे, रंगराजन समिति की आज हम बात करेंगे। रंगराजन समिति की सिफारिशें क्या क्या थी और रंगराजन समिति की स्थापना कब की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी थी। तो रंगराजन समिति की अगर हम बात करते हैं तो रंगराजन समिति सी रंगराजन समिति 2012, इस समिति का गठन किया गया था 2012 में इसका गठन किया गया था, और 2014 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट को सौंपी। रिपोर्ट इसने 2014 को गवर्नमेंट को सौंपी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सी रंगराजन। उन्हीं के नाम पर ही इस समिति का क्या हुआ, नाम पड़ा हुआ है। अध्यक्ष थे सी रंगराजन। इस समिति के जो अध्यक्ष थे सी रंगराजन। आज तक इसी समिति से पूछा जाता है। इसके बाद मोदी सरकार ने ज्यादा समितियों का निर्माण नहीं किया क्योंकि 2014 में मोदी सरकार बन गई थी, और उसके बाद अब आज तक गरीबी के कोई आंकड़े बाहर नहीं आए जब से सरकार बनी है। तो सी रंगराजन समिति सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और इसके अलावा इसमें 4 सदस्य और थे, 5 सदस्य समिति थी। इसमें जो सदस्य थे, एक थे के सुंदरम। कुल मिला के इसमें 5 सदस्य थे, के सुंदरम, महेंद्र देव, महेश व्यास और एल दत्ता। महेंद्र देव, एल दत्ता, और इसमें महेंद्र देव, महेश व्यास, सुंदरम, एल दत्ता और महेश व्यास। तो कुल मिला के जो समिति थी, 5 सदस्य समिति थी। इसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य थे, के सुंदरम, महेंद्र देव, एल दत्ता और महेश व्यास।
इस समिति ने भी क्या है, मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया और दो भागों में बांटा, ग्रामीण और शहरी। इसने भी क्या करा, मासिक उपभोग व्यय, मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको दो भागों में बांटा, शहरी और ग्रामीण। इसने भी माना क्या है, मासिक उपभोग, मतलब एक महीने में कोई कितना खर्च कर रहा है और एक महीने में ग्रामीण क्षेत्र में कितना खर्च कर रहा है और शहरी क्षेत्र में कितना खर्च कर रहा है। इस चीज को इन लोगों ने क्या है, मानक माना। तो शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्रामीण 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी में 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी शहरी क्षेत्र में अगर कोई 47 रुपए प्रति व्यक्ति अगर एक दिन में खर्च कर रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 32 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और इससे अगर कोई नीचे खर्च करता है तो उसको क्या है, गरीब माना जाता है। ये इनका वो था मानक। इसके आधार पर भारत में जो गरीबी निकली थी वो निकली थी, भारत में जो गरीबी का अनुमान था, गरीबी का जो अनुमान था वो था 29.5%। यानी भारत में गरीबी का अनुमान क्या पूछा जाता है कि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी थी, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन यही बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। या तो ये बनेगा कि शहरी क्षेत्र में रंगराजन समिति ने क्या मानक माना, 47 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए, और भारत में गरीबी का जो अनुमान था 29.5 रुपए। इसके बाद जो रंगराजन समिति थे इसमें कुछ और चीजें हम देखते हैं कि राज्य कौन कौन से राज्य गरीब थे, सबसे ज्यादा गरीब कौन से राज्य थे, सबसे कम गरीब कौन लोग थे जहां पर गरीबी कम थी। इस डाटा पर इसी रंगराजन समिति के अनुसार हम उन पे बात करेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं सर्वाधिक गरीब और दूसरी तरफ कम गरीब। कम मतलब न्यूनतम, एक सर्वाधिक हो गया और एक न्यूनतम हो गया। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब होगा। रंगराजन समिति के अनुसार क्या है, सबसे ज्यादा जो गरीबी थी वो थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में थी 39.7%, 39.7, हाँ 39.3% छत्तीसगढ़ में। इसके बाद नंबर आता है झारखंड, मणिपुर और अरुणाचल। झारखंड, मणिपुर और अरुणाचल। एक, दो, तीन, चार ये राज्य हैं कि सर्वाधिक गरीबी रंगराजन समिति के अनुसार कौन से राज्य में थी। तो छत्तीसगढ़ में थी, झारखंड में। आप लोग सोच रहे होंगे कि झारखंड का डाटा क्यों नहीं दे रहे, मणिपुर का डाटा नहीं पूछता है। कभी ये क्वेश्चन बनते नहीं कि फलाने राज्य में कितने % गरीबी थी। अगर पूछेगी कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी भारत में क्या थी, ये पूछेगा ज्यादा ये पूछेगा कितनी थी। उसके बाद पूछेगा कि सबसे कम गरीब कौन था, सबसे अधिक गरीबी कहाँ थी, तो छत्तीसगढ़ पूछ सकता है। फिर क्रमपुर, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल। लेकिन सबसे कम गरीबी कहां पे थी, तो ये यहां पे था गोवा। गोवा में क्या है, सबसे कम गरीबी थी और यहां पर 5.09% यहां पे गरीबी थी। इसके बाद नंबर आता है हिमाचल का, केरल का और सिक्किम का। केरल, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। देखो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी गरीबी बहुत कम है। गोवा हो गया, केरल हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों में क्या है, गरीबी कम है रंगराजन समिति के अनुसार। और सर्वाधिक गरीबी छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर गरीबी क्या है, सबसे ज्यादा है। ये रंगराजन समिति। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े हैं,
अगर हमें देखने हैं तो उन आंकड़ों को हम देख सकते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी की अगर बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी भी यहीं पे है, छत्तीसगढ़ में 44.9%। 44% मान के चलते हैं, इससे कोई 44% ग्रामीण गरीबी। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी की बात आएगी तो 44% भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और सर्वाधिक शहरी गरीबी की अगर बात आएगी तो वो है मणिपुर में 32 बिहार में, सॉरी मणिपुर में है 32.5%। 32.5%। अब उत्तराखंड की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, यूपी की जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी बात अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड में था 11.26% गरीबी। उत्तराखंड का पूछ सकता है, उत्तराखंड में था 11.26% गरीबी, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की पूछ सकते हैं। वैसे राज्य तो पूछे जाते हैं तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक गरीब कौन है और सर्वाधिक कम कौन है, इतना ही पूछा जाता है, डाटा तो नहीं पूछा जाता है। डाटा पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भारत में गरीबी का अनुमान क्या रहा रंगराजन समिति के अनुसार। और इसके अलावा अगर यूपी में देखना है तो यूपी में 39 पॉइंट कुछ था। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 39.3% ये यूपी में थी, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी थी। अब अगर हम यूटी की बात करते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे राज्य हैं, लेकिन यूटी जो हमारे हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उनकी अगर हम बात कर दे तो यूटी में, चलो यहीं पे कर देते हैं, यूटी में ये है यूटी में क्या है, अधिक, सबसे अधिक और कम। सबसे अधिक की अगर यूटी में बात आती है तो सर्वाधिक है दादरा और नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली में इसमें क्या है 39% गरीबी। दादरा और नगर हवेली में क्या है 39.3% गरीबी। यूटी की बात हो रही है, ये केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश है ये उनकी बात हो रही है। उसके बाद नाम आता है चंडीगढ़ का। सब लोगों ने सोचा नहीं होगा चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है यूटी के मामले में, गरीबी के मामले में। चंडीगढ़ में जो गरीबी है वो है 21.8% गरीबी। यूटी की बात हो रही है। सर्वाधिक गरीबी है दादरा और नगर हवेली में 39.3% और चंडीगढ़ का नंबर आता है 21.8% गरीबी है। रंगराजन समिति की बात हो रही है, उसके अनुसार ही बात हो रही है। और अब सबसे कम की बात करते तो अंडमान निकोबार, बहुत अच्छा आंकड़ा है अंडमान निकोबार के अनुसार क्या है 1% गरीब। यहाँ पे सिर्फ 100 में से 1% लोग गरीब है। और इसके बाद जो आता है लक्षद्वीप का आता है, इसका भी आंकड़ा बढ़िया है। लक्षद्वीप में क्या है 2.77% गरीबी है। तो ये बात हो रही थी किसकी, रंगराजन समिति के अनुसार हम लोगों ने देखा है, पूरा हमने देखा मासिक व्यय को 20 आधार में एक महीने में जितना खर्च होगा, शहर में 47 रुपए, ग्रामीण में 32 रुपए। भारत में गरीबी का अनुमान 29.3% भारत में इसके अनुसार गरीब थी। सर्वाधिक गरीबी छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल, सबसे कम गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। और ये रंगराजन समिति थी 2012 में बनी थी, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी और इसके अध्यक्ष श्री रंगराजन थे। इसके अलावा श्री रंगराजन के अलावा इसमें 4 और सदस्य थे, के सुंदरम, महेंद्र देव, एल दत्ता और महेश व्यास, ये 4 अन्य सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी और उसके अनुसार जो भी गरीबी भारत में थी ये हमने यहाँ पे बात करी। ये तो हो गई भारत में गरीबी। इसके अलावा 1-2 समितियां और बनी थी, छोटी छोटी समितियां और बनी थी, उन समितियों पे भी हम बात करेंगे। हालांकि उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है।
एक समिति बनी थी 2009 में। 2009 में एक समिति बनी थी, हाशिम और सक्सेना समिति। हाशिम और सक्सेना समिति 2009 में हाशिम और सक्सेना समिति। हाशिम और सक्सेना समिति ये बनी थी 2009 में, सरकार ने बनाई थी। और ये बनी थी शहरी क्षेत्र में गरीबी निर्धारण। इसका मुख्य उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में गरीबी निर्धारण। शहरी क्षेत्र में गरीबी, कि शहरी क्षेत्र में गरीबी क्या है उसका निर्धारण कैसे किया जाए, उसके लिए समिति बनी थी। और एक चीज है कि इस समिति की सिफारिश के बाद या इस समिति की सुझाव जो सबसे ज्यादा, जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में इसकी सिफारिशें ली गई थी। किसकी? हाशिम और सक्सेना समिति की। खाद्य सुरक्षा जो हमारा अधिनियम 2013 का है, उसमें काफी सुझाव जो इसके क्या है, हाशिम और सक्सेना समिति के लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा जो हमारा अधिनियम था। इसके अलावा एक और समिति बनी थी, महेंद्र देव और सी रवि समिति 2004-05 में। एक और समिति बनी थी, महेंद्र देव और सी रवि। महेंद्र देव और सी रवि समिति। सी रवि समिति बनी थी 2004-05 की बात है ये। 2004-05 में इस समिति का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी का, कि ग्रामीण गरीबी का आकलन कैसे करना है, कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के क्या अनुमान है। ग्रामीण गरीबी की बात हुई थी इसमें। और इस समिति के अनुसार जो ग्रामीण गरीबी उस समय निकली थी वो थी 28%। ये कुछ मुख्य समितियां थी जिसके बारे में हमने बात करी। ये तो सारी गरीबी हो गई, गरीबी की संबंधित समितियां हो गई। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं गरीबी निवारण के लिए, जो योजनाएं चलाई है, जो कार्यक्रम चलाए हैं, और गरीबी निवारण और रोजगार परक जो कार्यक्रम है, अब हम कुछ कार्यक्रम है उन पे बात करेंगे हम। और ये है, चलो देख लेते हैं इनको। तो अब मैंने बोला कि अब हम बात करते हैं जो गरीबी निवारण और रोजगार परक कार्यक्रम है, प्रमुख योजनाएं होंगी। योजनाएं तो बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं नहीं कराई जा सकती, लेकिन जो प्रमुख योजना है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जाने की संभावना बनी रहती है जिन योजनाओं की, उन योजनाओं पे हम बात करेंगे जो गरीबी से और रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी। गरीबी निवारण और रोजगार परक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहली जो योजना है वो है गरीबी कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, रोजगार योजना। हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी हम कभी योजनाएं पढ़ते हैं तो हमें एक दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम तो योजना पढ़ लेते हैं, इतने बड़े बड़े नोट्स बना रखे हमने दुनिया भर का, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजें होती है योजनाओं को, उनको हम भूल जाते हैं कि वो चीजें क्या होती। इसमें हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक पहली चीज होती है कि योजना की तिथि। ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, योजना की तिथि पूछी जाती है कि कब ये योजना प्रारंभ की गई थी। दूसरा इसका होता है कि उद्देश्य क्या है इस योजना का। योजना तो है लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होगा योजना का। दूसरा और तीसरा है ये योजना है किसके लिए, गरीबों के लिए। कौन से गरीब? शहरी गरीब, ग्रामीण गरीब, बेरोजगारों के लिए, किसके लिए योजना है। तीसरा जो पॉइंट होता है, योजना किसके लिए है, किसके लिए योजना है। तो इन सारे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम गरीब कल्याण रोजगार अभियान या योजनाएं अभियान, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका शुभारंभ हुआ था 20 जून 2020। 20 जून 2020 को
इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, आपको पता ही है कि हमारे 2 साल 2019 20 21 में ऐसी गया है कोविड-19 की वजह से। तो ये योजना उसी के लिए थी, जितने भी प्रवासी लोग थे जो अपने शहरी क्षेत्रों से गांव की तरफ गए या अपने रोजगार को छोड़कर बेरोजगार हो गए, उन लोगों के लिए क्या है, प्रवासी जो क्या थे, किससे प्रवासी, कोविड-19 की वजह से, कोविड कोविड-19 से प्रभावित जो लोग थे, उनके लिए सरकार ने क्या है, इस योजना को चलाया। और इस योजना में क्या है, भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालय 12 विभिन्न मंत्रालय जो हैं, उनके माध्यम से इन मंत्रालयों के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चलती, चाहे मनरेगा हो, चाहे पेयजल हो, चाहे मत्स्य पालन, चाहे ऊर्जा से संबंधित डिपार्टमेंट हो, चाहे सिंचाई से संबंध, चाहे कृषि से संबंध में विभिन्न प्रकार के जितने भी मंत्रालय हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती है, उन योजनाओं के माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या है, इनको तालमेल, उन योजनाओं से तालमेल बिठाकर क्या है, इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान का क्या है, 20 जून 2020 को इसका क्रियान्वयन करने की कोशिश करी है। और इसमें याद रखना, ये योजना स्थान अगर पूछ लेता है तो ये बिहार के खगड़िया जिला है, वहां से इस योजना का शुभारंभ हुआ है। तो अब इतना आपने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, एक नई योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति ग्राम योजना। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना या ग्राम ज्योति योजना वैसे देखेंगे अगर तो ग्राम आगे आ जाएगा इसका, ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना। जैसे इस योजना के नाम से ही पता लग रहा है कि योजना ग्राम ज्योति का मतलब ऊर्जा, तो ये योजना क्या है, ऊर्जा से संबंधित होगी। योजना के नाम से ही पता लग रहा है। इस योजना का शुभारंभ है वो है 25 जुलाई 2015। शुभारंभ या प्रारंभ 25 जुलाई 2015 में इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और एक चीज है कि इस योजना के साथ क्या है, पहले से एक योजना चल के आ रही थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का क्या है, इसमें विलय कर दिया गया। पहले से एक योजना चल के आ रही थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसमें इसका विलय कर दिया। अगर पूछ ले कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में किस योजना का विलय किया गया, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का इसमें विलय किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था 24x7 यानी 24 घंटे और 7 डेज, 24 घंटे 7 डेज क्या है, बिजली लोगों तक पहुंचानी है, वो भी सस्ती उसमें कीमतों पर। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो लक्ष्य 2022 तक क्या है, प्रत्येक गांव में क्या है, 24x7 यानी 24 घंटे और 7 डेज विद्युत की पूर्ति करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। पूछ लेते हैं। इसके बाद हम एक नई योजना की बात करते हैं। एक नई योजना अगर देखते हैं तो
काफी अच्छी योजना है, नई योजना है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मनरेगा, क्योंकि गरीब से संबंधित योजनाओं की हम बात करने तो हम बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। मनरेगा सभी लोगों को पता है। मनरेगा क्या है? सितंबर 2005 में क्या है, संसद से क्या हो गया था, नरेगा नाम से ये पास हो गया था। सितंबर 2005 में ये एक्ट क्या है, संसद से पास हो गया था। किस नाम से? नरेगा के नाम से। राष्ट्रीय नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। अधिनियम बोलेंगे क्योंकि ये कानून है, संसद से पास हो रहा तो अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये हो गया नरेगा। मनरेगा, मनरेगा 2005 में तो ये क्या है, संसद से पास हुआ, लेकिन भारत में ये लागू हुई फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई। फरवरी 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 से क्या है, इसकी शुरुआत हुई। सबको पता है शुरुआत कहाँ से हुई, आंध्र प्रदेश से हुई शुरुआत। क्योंकि इतना कोई, अब तो ये बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन हो गए, नहीं पूछेगा, आए वो पूछेंगे नहीं है। 2 फरवरी 2006 को क्या है, इसकी शुरुआत भारत में की गई। और इसमें जो चीजें हैं, और इसका नाम बदला गया था 2009 में, क्या है, इसका नरेगा से मनरेगा हो गया था। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 से क्या है, नरेगा से मनरेगा। नरेगा से क्या हो गई, मनरेगा। यानी महात्मा गांधी के नाम पे इसका नाम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो गया फिर इसका नाम। ठीक है, ये तो इसका बेसिक था। लेकिन अब ये है कि इसमें है क्या, मनरेगा तो ये इसका बेसिक था, इसमें है क्या चीज। अगर हम बात करेंगे इसकी, इसमें सीधी सीधी बात है कि 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार। सब इससे पहले हम बात कर लेते हैं 100 दिन का रोजगार तो है, ये योजना है किसके लिए, ये योजना क्या है किसके लिए, ये योजना है किसके लिए, है किसके लिए? तो ये है ग्रामीण गरीब के लिए। ये पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, लेकिन आप देखना बहुत, तुम्हारे पास बहुत डाटा है, साहब हमने मनरेगा पढ़ा, इतने इतने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि मनरेगा है किसके लिए, तो शहरी गरीब के लिए है, ग्रामीण गरीब के लिए है, रोजगार बेरोजगार, शहरी बेरोजगार के लिए है, या ग्रामीण बेरोजगार के लिए है। तो ये है ग्रामीण गरीब के लिए, जो मतलब गांव में गरीब लोग हैं उनके लिए ये योजना है। इसके बाद इसमें क्या है, सौ दिन का रोजगार, मतलब तुम्हारे हमारी ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से 100 दिन का रोजगार। लेकिन अगर आप क्या हो, जनजाति या क्षेत्र के हो, पहाड़ी क्षेत्रीय हो, नहीं जनजाति और रेगिस्तानी, जनजाति और रेगिस्तानी यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र के हो, तो आपके लिए रोजगार होगा 150 दिन का। और ये रोजगार 100 दिन का हो चाहे 150 दिन का हो, ये होगा 5 किलोमीटर की दायरे में। मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में आपको क्या है, 100 दिन का रोजगार। और अगर आप जनजाति और सूखाग्रस्त क्षेत्र के हो तो आपको 150 दिन का रोजगार मुहैया कराएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके अलावा अगर 5 किलोमीटर से दूर होते तो आपको क्या है, अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। अगर रोजगार क्या है 5 किलोमीटर से दूर है, ये दूरी अगर क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, 5 किलोमीटर से अगर ये दूरी ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या है, अतिरिक्त दिहाड़ी जिसको हम बोलते हैं, अतिरिक्त मजदूरी क्या है, आप लोगों को मिलेगी। ये एक और चीज है इसमें,
एक और चीज इसमें क्या है, इस योजना के साथ क्या है, मनरेगा के साथ पहले से चली आ रही दो योजनाओं का विलय हुआ। एक काम के बदले अनाज अनाज योजना और एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दो योजनाओं का इसमें क्या हो गया, विलय हो गया। क्या है, काम के बदले अनाज, एक योजना बहुत पुरानी योजना है, मुझे लग रहा है शायद 1977 के आसपास की है। काम के बदले अनाज और संपूर्ण रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं का क्या है, विलय हो गया। किसमें, मनरेगा में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक ये हो गई, काम के बदले अनाज क्या हो गया, मनरेगा में इसका विलय हो गया। हमने मनरेगा की बात करी, मनरेगा की बात हमने करी। इसका मनरेगा का जो कानून है, सितंबर 2005 में ये एक्ट क्या है, राष्ट्र संसद से पारित हो गया। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हो गई, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2009 को क्या है, इस योजना का नाम नरेगा से बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम हो गया 2009 में। इसके बाद इस योजना में हमने देखना, ये योजना है किसके लिए है, हमने बात करी, ये है ग्रामीण गरीब के लिए। योजना जो है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए क्या है, मनरेगा है। इसके अंतर्गत क्या है, 100 दिन का इसमें रोजगार है। कौन से, अगर तुम सामान्य क्षेत्र के हो, ग्रामीण सामान्य क्षेत्र, लेकिन हाँ अगर तुम जनजातीय और शोरग्रस्त क्षेत्र के हो तो आपको क्या है, 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और वो रोजगार क्या है, 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में। अगर इससे दूर अगर आपको रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत तो आपको क्या है, अतिरिक्त दिहाड़ी दी जाएगी। और इसके अलावा इसमें एक चीज और है, इसमें क्या है, 33% महिलाओं का क्या होनी चाहिए, भागीदारी। कितनी परसेंट, 33% महिलाओं के लिए, महिलाओं की भागीदारी। 33% इसमें क्या होनी चाहिए, महिलाओं की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा मनरेगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है मनरेगा में, नॉर्मल सी चीजें हैं। हाँ इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो जाती है मनरेगा में, जैसे अगर ग्रामीण किसी को चोट लग गई, कुछ बीमा बूमा, ये चीजें हैं इसमें, लेकिन वो पूछता नहीं है, ज्यादा पूछता नहीं। इसमें मेन चीजें यही है हमारी, जो हमने देखा है, इसकी कानून कब बना और ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। आजकल जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था, प्रवक्ता के इकोनॉमिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा क्या है, मनरेगा एक्ट कब बना, एक्ट कब बना अलग बात है, और शुरुआत कब हुई ये अलग चीज है, और इसका नाम कब बदला गया ये अलग चीज है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। और इसी में कंफ्यूजन क्या था, सिर्फ पूछ रखा था कि मनरेगा भारत में कब लागू हुआ, लेकिन फरवरी 2006 उसमें दिया हुआ नहीं था, सितंबर 2005 दिया हुआ था, और अन्य विकल्प थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, सितंबर 2005 कर दिया और गलत हो गया उनका। तो ऐसी कई चीजें। अब इसके अलावा हम अन्य योजनाओं की बात करेंगे। ये तो हमारा मनरेगा था। मनरेगा के बाद क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नाम को देख के ही पता लग रहा है योजना क्या थी। इस योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। शुरुआत क्या है, 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था युवाओं का कौशल डेवलपमेंट, यानी युवाओं का स्किल डेवलपमेंट। इस योजना के तहत क्या है, युवाओं का कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास का मतलब स्किल डेवलपमेंट। यानी कुल मिला के बात, इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था कि हमारे जितने भी युवा है उनको इस लायक बनाना, उनका जो स्किल है उसको इस तरह से बाहर निकालना ताकि वो क्या है, रोजगार आसानी से प्राप्त कर सके। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब एक और योजना है, उस योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना। ये सारी गरीबी से संबंधित योजनाएं हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं अभी।
इसके बाद हम बात करेंगे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना वही शुरुआत 1 मई 2016, 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, यूपी में इसकी क्या की थी, इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का भी उद्देश्य क्या है कि जितने भी बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको मुफ्त में क्या है, एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। एलपीजी कनेक्शन रसोई गैस जो होती है, जितनी भी बीपीएल महिलाएं हैं, बीपीएल महिलाओं को क्या है, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस की सुविधा। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीबों को, गरीब जो महिलाएं हैं उनको क्या है, एलपीजी गैस कनेक्शन, इनको क्या है, कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। कनेक्शन इनको क्या है, फ्री में दिया जाएगा। ये जो योजना है ये है भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। कभी कभी पूछ लेता है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, गैस मंत्रालय के अधीन है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो हमारी उज्ज्वला योजना है इसमें क्या है, ये किस मंत्रालय के अधीन क्या करती है, कार्य करती है, तो ये करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ये करती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जितनी भी हमारी ग्रामीण महिलाएं या जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, बीपीएल की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो हमारा खाना बनाने का काम है महिलाएं ही करती है। और लकड़ियां, अगर जैसे लकड़ियां, उससे क्या है, एक गैस निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इतनी खतरनाक होती है गैस कि उससे क्या है, कई प्रकार के जैसे दम घुटना, ये कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। दम घुटना इसलिए उसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है मेरे ख्याल से, कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घोटू गैस, इससे दमा जैसी बीमारियां क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जो गरीब महिला है वो क्या है, जल्दी अपने उम्र से पहले ही कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। इसलिए सरकार का एक तो ये मोटो रहा। दूसरा जो उद्देश्य था वो था कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण को बचाए रखना, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक गैस होती है। तो ये थी हमारी उज्ज्वला योजना। मई 2016 में बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसका मुख्य जो उद्देश्य था बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन, और लगभग 1 करोड़ बीपीएल महिलाओं को, जो आंकड़ा है 1 करोड़ बीपीएल महिलाओं को क्या है, इसके तहत फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। यानी 1600 रुपए की सब्सिडी की इसमें बात हो रखी है कि 1600 रुपए की क्या है, सहायता, आर्थिक सहायता क्या करेगी, सरकार करेगी। 1600 रुपए की आर्थिक सहायता, 1600 रुपए की आर्थिक सहायता एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए। ये हमारी उज्ज्वला योजना थी। अब इसके बाद हम एक और योजना की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को इसमें क्या है, गांव और शहरों में क्या था, कौशल विकास। इसका भी क्या था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्या है, कौशल विकास। मतलब जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, इन लोगों को क्या करना है, कौशल विकास करना है, इनका स्किल डेवलपमेंट करना है, और जिससे क्या है, रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो इनको। इसके बाद हम एक और योजना की बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना।
राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एक ही बात है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना को क्या है, 23 मार्च 2016 से इसको क्या है, क्रियान्वयन किया गया है या स्वीकृति दी गई है। क्या है, स्वीकृति दी गई थी इस योजना पर। इस योजना का आपको ये पता होना चाहिए कि ये योजना वैसे पहले से चली आ रही थी। पहले से इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना, का नाम बदलकर ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया था। क्या है, इंदिरा आवास योजना था इसका पहला पुराना नाम, इंदिरा आवास योजना इसका पुराना नाम था, और इस नाम को बदलकर ही क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016, 23 मार्च 2016 को इसका नाम बदल गया। योजना ये पहले से चली आ रही थी। इस योजना के तहत क्या है, 2022 तक, इस योजना का जो उद्देश्य है 2022 तक क्या है, 2022 तक क्या है, 1 करोड़ लोगों को क्या है, पक्का मकान। ध्यान रखना, ये योजना जो क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर और सारी भारत में लागू होती है। दिल्ली व चंडीगढ़ को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ में तो आपको लगता नहीं किसी कच्चे मकान होंगे, तो जितने भी और क्या है, और संपूर्ण देश में लागू होती है। इसमें जो रेशो रहेगा, सेंटर और स्टेट का यूज होगा। सेंटर और स्टेट रेशो है 75.5, मतलब 75% इसमें जो पैसा है और केंद्र सरकार देगी, और 25% पैसा इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट देगी। वहीं पूर्वोत्तर के जो जितने राज्य हैं, पूर्वोत्तर का मतलब आप समझते हैं पूर्वी और उत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें ये रेशो क्या है, 90-10 का उनमें ये रेशो, यानी 90% क्या करेगी, केंद्र सहायता देगी और 10% राज्य इसमें सहायता देगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में क्या है, मैदानी क्षेत्र जो ग्रामीण मैदानी होगा उसमें 1,20,000 का सहायता। अगर मैदानी भाग है तो उसमें 1,20,000 की सहायता, और अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो 1,30,000 की। पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, 1,30,000 की सहायता। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 23 मार्च 2016 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी आवास योजना थी, और उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दी। इसके अंदर क्या है, 2022 तक 1 करोड़ लोगों को पक्का मकान, जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान, और ये योजना पूरे भारत में लागू होती है, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर। इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट का जो रेशो रहेगा 75.25, और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्व और उत्तर के जितने भी राज्य हैं, उनमें 90-10 का रेशो रहेगा। मैदानी भाग में क्या है, 1.20 लाख इसमें क्या है, आर्थिक सहायता दी जाती है, और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, और वीडियो लंबा हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि योजनाएं तो अभी बहुत बाकी है। इसलिए क्या है कि हम नेक्स्ट पार्ट में क्या है, जो अन्य कुछ योजनाएं बची हुई हैं, उन योजनाओं पे हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, और ये तो गरीबी से संबंधित थी, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि से संबंधित योजनाएं, रोजगार की योजनाएं भी इसमें कुछ थी, लेकिन अन्य कई और सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे हम बात करेंगे। और उसके लिए आप लोग बने रहें। आप लोगों को क्या है कि जितने भी समस्याएं होगी इकोनॉमी से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी प्रॉब्लमों का, सारी समस्याओं का समाधान हम निकालेंगे आपके साथ। आप लोग बने रहे जन कवि स्टडी हब में, और धन्यवाद।